प्रश्नावली 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में पूछता है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह समुच्चय है अथवा समुच्चय नहीं है। अगर यह संग्रह समुच्चय है तो उत्तर का औचित्य बताना है, और अगर यह संग्रह नहीं है तो भी अपने उत्तर का औचित्य बताना है। हमें पता है कि जनवरी, जून और जुलाई ये तीनों महीने ऐसे हैं जिनका प्रारंभ जे अक्षर से होता है। तो यह निर्णय हम निश्चित रूप से ले सकते हैं कि जनवरी, जून और जुलाई इस संग्रह के सदस्य हैं, और वर्ष के बाकी 9 महीने या और कोई भी वस्तु इस संग्रह की सदस्य नहीं हो सकती। जब किसी वस्तु के संबंध में यह निर्णय हम निश्चित रूप से ले सकते हैं कि वह वस्तु इस संग्रह में है अथवा नहीं है, तो ऐसे संग्रह को सुपरिभाषित संग्रह कहते हैं, और वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को ही हम समुच्चय कहते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर के औचित्य के बारे में हम कह सकते हैं कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह एक सुपरिभाषित संग्रह है, क्योंकि हम निश्चित रूप से निर्णय कर सकते हैं कि जनवरी, जून और जुलाई इस संग्रह के सदस्य हैं, और बाकी के कोई भी 9 महीने या कोई भी वस्तु इस संग्रह का सदस्य नहीं है। इसलिए यह संग्रह एक समुच्चय है। जब समुच्चय के सभी सदस्यों को इस तरह से सूचीबद्ध किया जाता है और ये अर्धविराम लगा करके सभी सदस्यों को पृथक करते हैं और फिर कर्ली ब्रेसिस में मंझले कोष्ठक में उन्हें बंद कर देते हैं, तो समुच्चय को निरूपित करने की इस विधि को हम सारणीबद्ध रूप कहते हैं या रोस्टर रूप कहते हैं। और समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के किसी बड़े अक्षर से A, B, C, X, Y, Z किसी भी बड़े अक्षर से निरूपित करते हैं। किसी समुच्चय को निरूपित करने की कुल 2 ही विधियां होती हैं। उनमें से एक विधि तो ये है, कोमा लगा के अलग करते हैं, कर्ली ब्रेसिस में ऐसे बंद करते हैं। इस विधि को सारणीबद्ध रूप कहते हैं या रोस्टर फॉर्म कहते हैं। और दूसरी विधि भी होती है एक, उसका नाम है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप में कर्ली ब्रैकेट को ओपन करते ही यहाँ हमें स्मॉल लेटर x मिलेगा, इंग्लिश का स्मॉल लेटर x के स्थान पर y, स्मॉल z भी हो सकता है, लेकिन अक्सर हमें स्मॉल x देखने को मिलेगा। उसके तुरंत बाद कोलन का साइन होता है। वर्टिकल 2 बिंदियां होती हैं जो जिसे कोलन कहते हैं और जिसे सच दैट पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में अपने उत्तर के औचित्य में हम कह सकते हैं कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, क्योंकि सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक के निर्णय करने का मापदंड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का अलग हो सकता है। क्योंकि यह संग्रह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह समुच्चय नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट के उत्तर के औचित्य में हम कह सकते हैं कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज के निर्णय करने का मापदंड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का अलग हो सकता है। अब क्योंकि यह संग्रह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, जब यह संग्रह सुपरिभाषित नहीं है तो यह समुच्चय नहीं है। प्रश्न 1 के फोर्थ पार्ट में हम अपने उत्तर के औचित्य में हम बता सकते हैं कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह एक सुपरिभाषित संग्रह है, क्योंकि हम यह निर्णय निश्चित रूप से कर सकते हैं कि पर्टिकुलर बालक हमारी कक्षा से संबंध रखता है अथवा नहीं रखता है। अब क्योंकि यह संग्रह सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए यह संग्रह समुच्चय है। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, और 100 से कम का मतलब है अप टू 99 तक हम लिखेंगे। तो हमें पता है कि 1 से लेकर 99 तक की जो प्राकृत संख्या हैं वही इस संग्रह के सदस्य हैं, और बाकी कोई भी वस्तु या कोई भी नंबर इस संग्रह की सदस्य नहीं हो सकती। तो फर्स्ट क्वेश्चन के 5th पार्ट के उत्तर के औचित्य में हम कह सकते हैं कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह एक सुपरिभाषित संग्रह है, क्योंकि ये निर्णय हम निश्चित रूप से ले सकते हैं कि 1 से लेकर 99 नंबर तक जो प्राकृत संख्याएं हैं वो इस संग्रह में है, और इनके अलावा कोई भी नंबर या कोई भी और वस्तु इस संग्रह में नहीं है। और जब हम ये निश्चित रूप से निर्णय ले सकते हैं कि कौन सी वस्तु हमारे संग्रह की
सदस्य है और कौन सी वस्तु हमारे संग्रह की सदस्य नहीं है, तो ऐसे संग्रह को हम सुपरिभाषित संग्रह कहते हैं। तो इसलिए ये सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए ये समुच्चय है। हमने यहाँ 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं को सूचीबद्ध कर दिया, कोमा लगा के उन्हें अलग कर दिया और कर्ली ब्रैकेट्स में उन्हें बंद कर दिया और फिर इसे अंग्रेजी वर्णमाला के किसी बड़े अक्षर से निरूपित कर दिया। तो समुच्चय को निरूपित करने की इस विधि को हम सारणीबद्ध रूप कहते हैं या रोस्टर फॉर्म कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट के उत्तर के औचित्य में हम बता सकते हैं कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास का संग्रह एक सुपरिभाषित संग्रह है, क्योंकि यह निर्णय हम निश्चित रूप से ले सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर उपन्यास लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित है या नहीं है। अब क्योंकि यह संग्रह सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए यह संग्रह समुच्चय है। समपूर्णांक 0, 2 या -2, 4 या -4, इस तरह से अप टू इन्फिनिटी तक और इधर अप टू -इन्फिनिटी तक, ये सभी समपूर्णांक होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के 7th पार्ट के उत्तर के औचित्य में हम बता सकते हैं कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह एक सुपरिभाषित संग्रह है, क्योंकि हम निश्चित रूप से ये निर्णय ले सकते हैं कि 0, 2, 4 या -2, -4 अप टू इन्फिनिटी तक ये सभी समपूर्णांक हैं। तो हम निर्णय ले सकते हैं कि कौन सी संख्या हमारे संग्रह से संबंध रखती है और कौन सी संख्या हमारे संग्रह से संबंध नहीं रखती है। इसलिए यह संग्रह जो है वो सुपरिभाषित संग्रह है और सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए यह समुच्चय है। अब इसे कर्ली ब्रैकेट में अगर हम इस तरह से बंद कर दें और इसे कोई अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल लेटर से नाम दे दें, तो समुच्चय लिखने की इस विधि को हम सारणीबद्ध रूप कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के 8th पार्ट के उत्तर के औचित्य में हम बता सकते हैं कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह एक सुपरिभाषित संग्रह है, क्योंकि हम ये निश्चित रूप से निर्णय ले सकते हैं कि दिया गया प्रश्न इस अध्याय से संबंध रखता है या नहीं रखता है। अब क्योंकि यह संग्रह सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए यह संग्रह एक समुच्चय है। क्वेश्चन नंबर 1 के 9th पार्ट के उत्तर के औचित्य में हम बता सकते हैं कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, क्योंकि सबसे अधिक खतरनाक जानवर के निर्णय करने का मापदंड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का अलग हो सकता है। अब क्योंकि यह संग्रह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। प्रश्नावली 1.1 के दूसरे सवाल में समुच्चय ए प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं का एक संग्रह है। इन 6 प्राकृत संख्याओं को हम समुच्चय ए के सदस्य या समुच्चय ए के अवयव या समुच्चय ए की वस्तुएं कहते हैं। वस्तुएं, अवयव और सदस्य पर्यायवाची शब्द हैं। इस प्रतीक को हम 3 तरह से पढ़ते हैं, अवयव है, सदस्य है या में है। और इस प्रतीक को पढ़ेंगे अवयव नहीं है, सदस्य नहीं है या में नहीं है। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि ये 5 इस समुच्चय ए का सदस्य है, इसलिए हम 5 और ए के बीच में रिक्त स्थान में बढ़ेंगे सदस्य है और इसे पढ़ेंगे कि 5 समुच्चय ए का सदस्य है। 5 सदस्य है समुच्चय ए का। इसी तरह से 8 हम देख सकते हैं समुच्चय ए का सदस्य नहीं है, तो हम कहेंगे 8 समुच्चय ए का सदस्य नहीं है। इसी तरह से 0 समुच्चय ए में नहीं है, तो 0 समुच्चय ए में नहीं है। तो 4 दिखाई दे रहा है कि समुच्चय ए का सदस्य है, तो 4 सदस्य है ए का। इसी तरह से 2 भी सदस्य है समुच्चय ए का, 2 सदस्य है समुच्चय ए का। और 10 समुच्चय ए में नहीं है, तो 10 समुच्चय ए में नहीं है। इस तरह से इस प्रतीक के बारे में हमने सीख लिया कि इसे पढ़ते हैं अवयव है या पढ़ते हैं सदस्य है
या पढ़ते हैं में है। 5 समुच्चय ए में है। इसी तरह से 8 समुच्चय ए में नहीं है, या 8 समुच्चय ए का सदस्य नहीं है, या 8 समुच्चय ए का अवयव नहीं है। प्रश्नावली 1.1 का तीसरा सवाल कहता है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। किसी समुच्चय को लिखने की दो ही विधियां होती हैं, एक है समुच्चय निर्माण रूप और दूसरा है रोस्टर रूप। जब मंझले ब्रैकेट के शुरू होते ही हमें x दिखाई दे, यहाँ x की जगह स्मॉल y स्मॉल z भी हो सकता है, फिर ये कोलन दिखाई देगा, यह प्रतीक x समुच्चय A के सभी अवयवों के लिए का वर्णन करने के लिए होता है, और फिर सभी सदस्यों के बारे में ये एक गुणधर्म लिखा होता है। समुच्चय को निरूपित करने की इस विधि को हम समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं। समुच्चय निर्माण रूप में लिखे इस समुच्चय को पढ़ने का भी तरीका होता है। इस मंझले ब्रैकेट और x को पढ़ते हैं सभी x का समुच्चय, और फिर इस कोलन को पढ़ते हैं जहां। तो कुल मिलाकर इसे पढ़ेंगे सभी x का समुच्चय जहां x एक पूर्णांक है और x बड़ा है -3 से लेकिन छोटा है 7 से। इस समुच्चय A को रोस्टर रूप में लिखने के लिए हम करली ब्रैकेट ओपन करेंगे, मंझले ब्रैकेट को शुरू करेंगे और -3 से बड़े पूर्णांक से शुरू करना है। x बड़ा है -3 से और लिखने पूर्णांक है, तो -3 से बड़ा पूर्णांक होता है -2, फिर -1, 0 और 6 तक लिखने हैं। 1 2 3 4 5 6। लेस देन 7 का यही मतलब होता है कि हमें 6 तक लिखने हैं और करली ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, बंद कर देना है। समुच्चय ए को लिखने का ये समुच्चय निर्माण रूप है और ये समुच्चय ए को लिखने का सारणीबद्ध रूप है या रोस्टर रूप है। थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में सेट बी है, इसे पढ़ेंगे समुच्चय x जहां x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। ये समुच्चय निर्माण रूप है और इसे हमें रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर रूप में लिखने के लिए हम कहेंगे समुच्चय b बराबर ये मंझला ब्रैकेट शुरू और 6 से कम प्राकृत संख्या। हमें पता है प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और 6 से कम का मतलब 5 तक लिखनी है। 1 2 3 4 और 5 और करली ब्रैकेट बंद कर दिया। ये है समुच्चय निर्माण रूप और ये है रोस्टर रूप। रोस्टर रूप में सभी सदस्यों को सूचीबद्ध किया जाता है और अवयवों को एक दूसरे से अलग करने के लिए ये कोमा लगाया जाता है, अर्धविराम लगाया जाता है और फिर पूरी सूची को ये मंझले ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो इसी को बोलते हैं रोस्टर रूप। थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में समुच्चय सी का निर्माण रूप है, इसे पढ़ेंगे सभी x का समुच्चय जहां x 2 अंकों वाली ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है, और इस समुच्चय निर्माण को हमें रोस्टर रूप में बदलना है। हम लिखेंगे c बराबर करली ब्रैकेट ओपन करेंगे और हमें ऐसी प्राकृत संख्याएं लिखनी है जो 2 अंकों की भी हों और जिनके दोनों अंकों का योगफल 8 हो। जैसे 10 की लाइन में हमें मिलेगा 1 और 7, 1 और 7 का योग 8 भी है और ये 2 अंकों की संख्या भी है। ऐसे ही 2 की लाइन में 26 मिलेगा, 2 और 6 का योग 8 भी है और ये 2 अंकों की संख्या भी है। ऐसे कि 3 की लाइन में 35, 4 की लाइन में 44, 5 की लाइन में 53, यहाँ अंकों का योगफल 8 हो रहा है और 2 अंकों की संख्या है। और 6 की लाइन में 62 और 7 की लाइन में 71 और 8 की लाइन में 80 और करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ समुच्चय के सभी सदस्यों का गुणधर्म ये है कि वो प्राकृत संख्या होनी चाहिए, 2 अंकों वाली संख्या होनी चाहिए और अंकों का योगफल 8 भी होना चाहिए। तो हमने सभी सदस्यों को सूचीबद्ध कर दिया, ये अर्धविराम लगाकर सभी सदस्यों को अलग कर दिया और सभी सदस्यों की सूची को मंझले ब्रैकेट में बंद कर दिया। इसी को बोलते हैं रोस्टर रूप। रोस्टर रूप को हम सारणीबद्ध रूप भी कहते हैं।
थर्ड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में समुच्चय डी लिखा है समुच्चय निर्माण रूप में, और इसे पढ़ेंगे। सभी x का समुच्चय जहां x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक भी है। इसे हमें रोस्टर रूप में लिखना है, तो हम लिखेंगे d बराबर कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे और हमें वो अभाज्य संख्याएं लिखनी है जो 60 की भाजक भी हैं। तो 2 अभाज्य संख्या है सबसे पहली और 60 की भाजक भी है, 3 भी अभाज्य संख्या है और 60 की भाजक भी है, और 5 भी अभाज्य संख्या भी है और 60 की भाजक भी है। अब कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, क्योंकि बाकी की जो संख्याएं 60 की भाजक हैं वो है 6, 10, 12, 15, 30 और 60, लेकिन वो सभी संख्याएं अभाज्य संख्या नहीं है, वो तो भाज्य संख्याएं हैं। इसलिए 2, 3 और 5 ये 3 ही अभाज्य संख्याएं मिलेंगी जो 60 की भाजक भी हैं। ये है समुच्चय डी का समुच्चय निर्माण रूप और ये है समुच्चय डी का रोस्टर रूप। क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट में हम सेट ई के समुच्चय निर्माण रूप को पढ़ेंगे। सभी x का समुच्चय जहां x ट्रिग्नोमेट्री शब्द का एक अक्षर है। इसे रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम लिखेंगे ई बराबर मंझला ब्रैकेट शुरू करेंगे। वैसे तो हमें पता है कि किसी सेट के सभी सदस्यों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं, लेकिन क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की जो स्पेलिंग है वही उसने कैपिटल लेटर में दे रखी है, तो अब हम यहाँ सेट के सभी मेंबर्स को भी कैपिटल लेटर में लिखेंगे, T, R। अब हमें पता है कि रोस्टर रूप में लिखते समय हम किसी भी सदस्य को दोबारा नहीं लिखते, प्रत्येक सदस्य भिन्न होना चाहिए। इसलिए अब हम इस O को दोबारा नहीं लिखेंगे, M लिखेंगे, E। अब T क्योंकि एक बार आ चुका है तो दोबारा लिखना नहीं है, R भी एक बार आ चुका है, दोबारा लिखना नहीं है। अब हम लिखेंगे Y। रोस्टर फॉर्म में लिखते समय हम एक सदस्य को एक ही बार लिखते हैं, दोबारा नहीं लिखते। हर एक सदस्य दूसरे से भिन्न होना चाहिए। हमने सभी सदस्यों को कोमा लगा के अलग किया और पूरी सूची को हमने ये कोष्टक में बंद कर दिया, मंझले कोष्टक में बंद कर दिया। इसी को बोलते हैं रोस्टर रूप। थर्ड क्वेश्चन का 6th पार्ट F समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है और इसे पढ़ेंगे। सभी x का समुच्चय जहां x बेटर शब्द का एक अक्षर है। अब इसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम लिखेंगे F बराबर मंझला ब्रैकेट शुरू और बेटर शब्द में जितने भी लेटर्स आए हुए हैं, जितने भी अक्षर आए हुए हैं, सभी अक्षर को लिखना है। और क्योंकि ये स्पेलिंग में सभी लेटर कैपिटल्स हैं, इसलिए समुच्चय F के सभी सदस्य भी हम कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। B, वैसे हमें पता है कि समुच्चय के सदस्य हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं, क्योंकि स्पेलिंग में कैपिटल लेटर हैं, इसलिए हम कैपिटल लेटर लिख रहे हैं। E, T और T को दोबारा नहीं लिखेंगे। हमें पता है रोस्टर रूप में लिखते समय हम किसी अक्षर को दोबारा नहीं लिखते, सदस्यों को दोबारा नहीं लिखा जाता। T दोबारा नहीं लिखना, E भी दोबारा नहीं लिखना, R। सभी ये जो सभी सदस्य हैं ये एक दूसरे से भिन्न होने चाहिए और कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। हमने सभी सदस्यों को ये अर्धविराम लगा के अलग किया और मंझले कोष्टक में सबको बंद कर दिया। इसी को बोलते हैं रोस्टर रूप। किसी समुच्चय को निरूपित करने की यही 2 कुल विधियां हैं। कुल यही 2 विधियां हैं। एक है हमारा ये समुच्चय निर्माण रूप और दूसरा है हमारा ये सारणीबद्ध रूप भी कहते हैं इसे, और रोस्टर रूप भी कहते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का 4th क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करो। इसका मतलब दिया गया समुच्चय रोस्टर रूप में लिखा होगा और उसे हमें समुच्चय निर्माण रूप में बदलना है। क्वेश्चन नंबर के 4th पार्ट में हमें 4 सदस्यों का एक संग्रह दिया गया है और इस समुच्चय को हमने मान लिया, इस समुच्चय का नाम है A। हमने मान लिया, इसका नाम लिखा हुआ नहीं था तो हमने मान लिया इस समुच्चय का नाम है A। ये रोस्टर रूप है क्योंकि कोमा लगा के सभी
सदस्यों को अलग किया गया है और कर्ली ब्रेसिस में बंद कर रखा है, तो इसका मतलब ये रोस्टर रूप है। तो इसे हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे। तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट ओपन करते ही हम लोग x लिखते हैं और इसे पढ़ते हैं हम सभी x का समुच्चय। सभी x का समुच्चय लिखने के बाद हम कोलन लगाते हैं, जिसे पढ़ते हैं हम जहाँ x। अब x के बारे में हमने यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी लिखनी है, इसका गुणधर्म लिखना है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो है 3 का टेबल चल रहा है, 3 का गुणज चल रहा है, ये 3 का दुगुना है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, इस तरह से 3 का टेबल चल रहा है ये। तो इसे हम कह सकते हैं 3n। अब n के बारे में हमें बताना है। पहली बात तो n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये n प्राकृत संख्याओं का एक सदस्य है और प्राकृत संख्याएं भी एक, इसमें कुल मिला के 4 ही नंबर्स हैं। तो अब इसकी रेंज भी बांधेंगे, n बड़ा है या बराबर 1 से और छोटा है या बराबर है 4 के, और कर्ली ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अगर हम n की जगह 1 भरेंगे तो 3 1 जा 3 आएगा, 2 भरने से 3 2 जा 6, 3 भरने से 3 3 जा 9 और 4 भरने से 3 4 जा 12, तो हो गया। तो इसलिए n की रेंज भी बांध दी हमने। अब ये जो हमने गुणधर्म लिखा है, इस गुणधर्म के अकॉर्डिंग अगर हम नंबर लिखेंगे, n की जगह 1 2 3 4 डालेंगे ये वाले, तो हमें यही नंबर मिलेंगे। इनके अलावा कोई भी नंबर इस गुणधर्म का सदस्य नहीं हो सकता। तो समुच्चय निर्माण रूप में हम मंझले ब्रैकेट को शुरू करते ही हम x लिखते हैं, फिर कोलन का निशान लगाते हैं और इस कर्ली ब्रैकेट को और x को पढ़ते हैं सभी x का समुच्चय, जहाँ x बराबर 3n, n सदस्य है नेचुरल नंबर का, प्राकृत संख्याओं का, और n बड़ा है बराबर 1 से और छोटा है या बराबर है 4 के। ये है रोस्टर रूप और ये है समुच्चय निर्माण रूप। अब फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में समुच्चय B को रोस्टर रूप में लिखा हुआ है और इस समुच्चय के कुल 5 सदस्य हैं, और समुच्चय B को समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए हम लिखेंगे B बराबर, मंझला ब्रैकेट ओपन करते ही हम लोग x लिखेंगे और फिर कोलन का साइन लगाएंगे और इसे पढ़ेंगे सभी x का समुच्चय जहाँ, और x के बारे में अब यहाँ पर हम इसका कोई सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी लिखेंगे, x का विशिष्ट गुणधर्म लिखेंगे। हम यहाँ देख सकते हैं ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 का आंसर है, ये 2 की पावर 3 का आंसर है, ये 2 की पावर 4 का आंसर है और ये 2 की पावर 5। तो कुल मिला के 2 की पावर n चल रही है। अब हम n के बारे में 2 बातें बताएंगे। एक तो कहेंगे कि n सदस्य है नेचुरल नंबर का, प्राकृत संख्याओं का सदस्य है, और फिर n की रेंज बांधेंगे क्योंकि ये 5 ही नंबर्स हैं। तो n बड़ा है बराबर 1 से शुरू हो रहा है और छोटा है बराबर 5 के, 5 से, तो कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। इसे पढ़ेंगे सभी x का समुच्चय जहाँ x बराबर 2 की पावर n है और n सदस्य है प्राकृत संख्याओं का, और n बड़ा है बराबर 1 से और छोटा है बराबर 5 से। जब यहाँ n की जगह हम 1 डालेंगे तो 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है। फिर 1 से लेके 5 तक हमने सभी नेचुरल नंबर एक एक करके डालने हैं। तो 2 की पावर 2 लिखने से 4 आएगा, 2 की पावर 3 से 8, 2 की पावर 4 लिखने से 16 और 2 की पावर 5 लिखने से हमें मिलेगा 32। तो कुल मिला के ये नेचुरल नंबर भी हैं और n की रेंज जो है 1 से शुरू होकर 5 तक है। यह है समुच्चय का रोस्टर रूप और यह है समुच्चय का निर्माण रूप। फोर्थ क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में समुच्चय C का रोस्टर रूप है 5 25 125 625। अब इसे हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए हम लिखेंगे कि समुच्चय C बराबर, ये मंझला ब्रैकेट शुरू, और शुरू करते ही हमने लिखना है x और सच दैट के लिए जहाँ कोलन लगाना है। अब इस x के लिए कोई गुणधर्म लिखना है तो हम देख सकते हैं ये
5 की पावर n चल रही है, जैसे पिछले क्वेश्चन में 2 की पावर n चली थी, ये 5 की पावर n चल रही है। और n के बारे में हमें ये बताना है कि n सदस्य है प्राकृत संख्याओं का, और n कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से, क्योंकि 5 की पावर 1 लिखने से 5 आएगा, 5 की पावर 2 लिखने से 25, 3 लिखने से 125 और 4 लिखने से 625 बनेगा। तो n बड़ा है बराबर 1 से और छोटा है या बराबर है 4 नंबर से हैं तो 4 से, क्योंकि 5 की पावर 4 लिखते ही 625 मिल जाएगा। और करली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये हो गया हमारा समुच्चय निर्माण रूप। ये था रोस्टर रूप और ये है हमारा समुच्चय निर्माण रूप। इसे पढ़ेंगे। सभी x का समुच्चय जहाँ x बराबर 5 की पावर n है और n सदस्य है प्राकृत संख्याओं का, और n की रेंज बांध दी हमने 1 से लेकर 4 तक। फोर्थ क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में डी समुच्चय रोस्टर रूप में लिखा हुआ है, 2, 4, 6 और 3 डॉट्स लगे हुए हैं। 3 डॉट्स का मतलब होता है अप टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। हमें इस डी समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, और समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए हम कहेंगे डी बराबर, ये मंझला ब्रैकेट ओपन करते ही हम x लिखेंगे और फिर कोलन का साइन लगाएंगे, फिर x का गुणधर्म लिखेंगे। और x का गुणधर्म हम यहाँ देख सकते हैं, ये तो सम प्राकृत संख्याएं हैं, इसलिए हम x का गुणधर्म लिखेंगे कि x एक सम प्राकृत संख्या है, x एक सम प्राकृत संख्या है। और फिर इस मंझले ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज है तो इसे हम रेंज में बांधेंगे नहीं, ये अपरिमित समुच्चय कहलाता है। अपरिमित 3 डॉट्स अगर आखिरी में लगे हों तो उस समुच्चय को हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं, इनफाइनाइट सेट कहते हैं। ये है समुच्चय डी का रोस्टर रूप और ये उसी समुच्चय का है निर्माण रूप। इसे हम पढ़ते हैं सभी x का समुच्चय जहां x एक सम प्राकृत संख्या है। फोर्थ क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट में हम दिए गए रोस्टर रूप को समुच्चय निर्माण में लिखेंगे। ई बराबर, ये मंझले ब्रैकेट को ओपन करते ही हम लिखेंगे x और कोलन का साइन लगाएंगे। फिर इन सभी सदस्यों के बारे में एक कॉमन गुणधर्म लिखेंगे इनका। तो हम देख सकते हैं ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। इस तरह से यहाँ 4 का स्क्वायर आएगा 16, 5 का स्क्वायर आएगा 25, 6 का स्क्वायर आएगा 36, इससे करते करते 9 का स्क्वायर आएगा 81 और आखिरी में ये 10 का स्क्वायर है। तो कुल मिला के ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। अब n के बारे में हम बताएंगे कि n जो है सदस्य है प्राकृत संख्याओं का, और n की हम रेंज को बांधेंगे तो n बड़ा है बराबर 1 से और छोटा है या बराबर है 10 के, 10 से। अब 10 का स्क्वायर 100 होता है, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है। ये 3 डॉट जो लिखे हुए हैं 9 के स्क्वायर तक हैं, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और आखिरी में ये 10 का स्क्वायर है। तो n की रेंज को हमने बांधा है 1 से लेकर 10 तक, करली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये हो गई इसकी समुच्चय निर्माण रूप। किसी समुच्चय को निरूपित करने की हमारे पास 2 ही विधियां हैं। ये जो विधि लिखी हुई है इसे हम बोलते हैं रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप, और ये जो विधि है जिसमें x लिखा होता है वो विधि को हम कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप। एक्सरसाइज 1.1 का 5वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। और किसी समुच्चय के सभी सदस्यों को सूचीबद्ध करने का मतलब होता है कि समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। इसका मतलब दिया गया समुच्चय निर्माण रूप में लिखा होगा और उसे हमें रोस्टर रूप में बदलना होगा। कुल मिलाकर 5वें प्रश्न का यही मतलब है। प्रश्न 5 के पहले पार्ट में समुच्चय ए का समुच्चय निर्माण रूप है, इसे पढ़ेंगे। सभी x का समुच्चय जहां x एक विषम प्राकृत संख्या है और इसे हमें रोस्टर रूप में लिखना है। इसके सभी सदस्यों को हमें सूचीबद्ध करना है। मतलब हम लिखेंगे a बराबर
और ये कर्ली ब्रैकेट ओपन करते ही हम नंबर्स लिखेंगे, सदस्यों के नंबर्स लिखेंगे। विषम प्राकृत संख्याओं के बारे में हमें पता है कि विषम प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 1, फिर 3 विषम प्राकृत संख्या होती है, फिर 5 होती है, फिर 7, 9, इस तरह से। क्योंकि इसकी रेंज के बारे में कुछ उसने कहा नहीं है तो 3 डॉट्स लगा देंगे, मतलब सभी प्राकृत संख्याएं हैं, और कर्ली ब्रैकेट को अब हम क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। यहाँ समुच्चय ए के सभी अवयवों का गुण लिखा था। ये गुणधर्म है कि x एक विषम प्राकृत संख्या है, और हमें पता है विषम प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 1, 3, 5, 7, 9, और 3 डॉट्स का मतलब सभी प्राकृत संख्याएं हमने विषम लिख दी। सभी सदस्यों को इस तरह से कोमा लगा के अलग कर दिया और दोनों तरफ से इस मंझले ब्रैकेट में बंद कर दिया। इसी को बोलते हैं रोस्टर रूप। सूचीबद्ध रूप में लिखना अवयवों को, यही मतलब होता है। 5वें प्रश्न के सेकंड पार्ट में समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है सभी x का समुच्चय जहां x एक पूर्णांक है और x बड़ा है -1/2 से और छोटा है 9/2 से। इस गुणधर्म को हम संख्या रेखा पर देख लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से संख्या रेखा पर ये प्राकृत संख्याएं, और 0 से पहले -1, -2 पूर्णांक है, ये प्राकृत संख्या नहीं है, ये पूर्णांक है। -1, -2, -3, इस तरह से -∞ तक जाती हैं और इधर +∞ तक जाती हैं। -1/2 का मतलब है 0 और -1 के बीचों बीच होगी ये संख्या, ये है -1/2। और ये 9/2 का मतलब 4.5 हो गया, 4 और 5 के बीच में होगी ये रही 9/2। हमें -1/2 और 9/2 के बीच की जितनी भी पूर्णांक हैं वो लिखने हैं। तो हम लिखेंगे सेट बी को रोस्टर रूप में। समुच्चय बी बराबर कर्ली ब्रैकेट ओपन करते ही हमने नंबर्स लिखने हैं। तो -1/2 से जो बड़ा हो, x बड़ा है -1/2 से और पूर्णांक है, तो -1/2 से बड़ा जो पूर्णांक है वो मिला हमें 0। उसके बाद में 1 से 1, 2, 3, 4 तक लिखने हैं, क्योंकि 4.5 यहाँ है। तो 4.5 से पहले वाले जो पूर्णांक हैं वो हैं 0, 1, 2, 3 और 4, क्योंकि 4.5 के बाद तो 5 है, लेकिन 4.5 से पहले पहले वाले लिखने हैं। x बड़ा है -1/2 से, मतलब 0 से शुरू होंगे और 4 तक जाएंगे, और इस मंझले ब्रैकेट को बंद कर देंगे। यहाँ हमने उन सभी पूर्णांकों को सूचीबद्ध रूप में लिख दिया जो -1/2 से बड़े हैं और 9/2 से छोटे हैं, मतलब इस गुणधर्म को पास करते हैं। पांचवें प्रश्न के थर्ड पार्ट में समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है सभी x जहाँ x एक पूर्णांक है और x² छोटा है या बराबर है 4 से। सभी x का समुच्चय जहाँ x एक पूर्णांक है और x² छोटा है बराबर है 4 से। यहाँ पर भी हम संख्या रेखा पर पूर्णांक को देख लेते हैं। संख्या रेखा पर पूर्णांक है 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी तक जाएंगे, और 0 से पहले पूर्णांक होगा -1, -2, -3, और ये भी अप टू -∞ तक जाएंगे। ये होते हैं पूर्णांक, इन्हें z से डिनोट करते हैं हम। यहाँ हम समुच्चय C को रोस्टर रूप में लिखने के लिए ये मंझला ब्रैकेट ओपन करेंगे, और हमें ऐसे पूर्णांक ढूंढने हैं, x ऐसे होने चाहिए कि जिनका स्क्वायर या तो 4 के इक्वल हो या 4 से छोटा हो। हम देख सकते हैं कि -3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, तो 9 तो 4 से बड़ा हो गया, तो -2 का स्क्वायर 4 के इक्वल होगा। तो ये पूर्णांक पहला पूर्णांक है जो x² छोटा है बराबर 4 इस गुणधर्म को पास कर रहा है। तो -2 लिखेंगे, फिर -1 लिखेंगे, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 4 से छोटा होता है। 0 का स्क्वायर भी 4 से छोटा होता है, प्लस के 1 का स्क्वायर भी
4 से छोटा होता है और 2 का स्क्वायर 4 के इक्वल होता है। इक्वलिटी भी होगी तो ये गुणधर्म पास है, तो 2 लिखा। 3 का स्क्वायर क्योंकि अब 4 से बड़ा हो जाएगा और 3 के बाद तो जितने भी नंबर हैं उनके स्क्वायर बड़े होते जाएंगे 4 से, तो यही वो 5 मेंबर्स मिले। ये 5 वो सदस्य हैं जो पूर्णांक भी हैं और एक्स स्क्वायर छोटा है बराबर 4 इस गुणधर्म को पास कर रहे हैं। तो करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ हमने उन सभी पूर्णांकों को सूचीबद्ध रूप में लिख दिया है जिनका स्क्वायर या तो 4 के बराबर है या 4 से छोटा है। तो ये समुच्चय निर्माण रूप था और ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। यहाँ 5वें प्रश्न के 4th पार्ट में कहता है डी बराबर सभी x का समुच्चय जहाँ x लोयल शब्द का एक अक्षर है। रोस्टर रूप में हम इसे लिखेंगे डी बराबर, ये मंझला ब्रैकेट ओपन करते ही हमने लोयल शब्द के अक्षर लिखने हैं। तो पहला शब्द है एल, पहला अक्षर है एल, दूसरा अक्षर है ओ, तीसरा है वाई, चौथा अक्षर है ए, और एल को रिपीट नहीं करना क्योंकि समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते समय किसी भी सदस्य को दोबारा नहीं लिखते, प्रत्येक सदस्य दूसरे से अलग होना चाहिए, इसलिए एल को हम दोबारा नहीं लिखेंगे और करली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, मंझले ब्रैकेट को बंद कर देंगे। यहाँ हमने लोयल शब्द में आने वाले सभी अक्षरों को सूचीबद्ध रूप करके लिख दिया। ये समुच्चय का समुच्चय निर्माण रूप है और ये समुच्चय का रोस्टर रूप है। समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध करने का मतलब है कि समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना। 5वें प्रश्न के 5वें पार्ट में समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है सभी x का समुच्चय जहाँ x वर्ष का एक महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। मतलब हमने उन महीनों को सूचीबद्ध रूप में लिखना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। इन महीनों को सूचीबद्ध करने के लिए हम लिखेंगे ई बराबर, और मंझला ब्रैकेट शुरू करते ही हमने महीनों के नाम लिखने हैं, लेकिन उन महीनों के नाम लिखने हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते। तो हमें पता है फरवरी में तो 28 या 29 दिन होते हैं, तो पहला महीना तो हमारा फरवरी आ गया। अब गीत नुमा एक पंक्ति है 30 दिन सितंबर के, अप्रैल जून नवंबर के, 30 दिन सितंबर के, अप्रैल जून नवंबर के, जून नवंबर के, ये 30 दिन वाले 4 महीनों के नाम हैं। करली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ये सुभाषगढ़ वाले लहड़ी वाले मास्टर कैलाश जी बच्चों को इस तरह से गीतनुमा पंक्ति से सिखाते थे। ये पंक्ति उन महीनों के बारे में बता देती है जो 30 दिन वाले महीने होते हैं। 30 दिन सितंबर के, अप्रैल जून नवंबर के, तो 30 दिन वाले महीनों को याद करने के लिए ये पंक्ति बहुत हेल्पफुल है। तो फरवरी में तो 28 या 29 दिन होते ही हैं और 30 दिन सितंबर के, अप्रैल जून नवंबर के। और क्योंकि रोस्टर फॉर्म में लिखते समय सदस्यों के क्रम का कोई महत्व नहीं होता है, कोई सदस्य पहले हो कोई दूसरा सदस्य बाद में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि सदस्य सेम है तो सेट भी सेम ही माना जाता है। एक साल में 7 महीने तो ऐसे होते हैं जो 31 दिन वाले होते हैं, और ये 5 महीने ऐसे हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते। फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं और इन चारों महीनों में 30 दिन होते हैं। तो कुल मिला के 5 महीनों को हमने ऐसे 5 महीनों को सूचीबद्ध रूप में लिख दिया जिसमें 31 दिन नहीं होते, और यही हमने करना था इस प्रश्न में। 5वें प्रश्न के 6ठे पार्ट में समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है सभी x का समुच्चय जहाँ x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो k से पहले आता है। अब अंग्रेजी वर्णमाला में 2 ही तरह के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, एक होते हैं व्यंजन, दूसरे होते हैं स्वर। A, E, I, O, U, ये 5 तो होते हैं स्वर और बाकी सभी होते हैं व्यंजन। तो हमने k से पहले आने वाले स्वर तो लिखने नहीं है, सिर्फ व्यंजन लिखने हैं, लेकिन k से पहले आने वाले। तो समुच्चय f के सभी सदस्यों को सूचीबद्ध करने के लिए करली ब्रैकेट ओपन करेंगे और a तो लिखेंगे नहीं, a तो पहला ही स्वर हो जाएगा। b, c, d, e नहीं लिखेंगे क्योंकि e तो स्वर है, e छोड़ देंगे। f,
जी, एच और आई छोड़ देंगे, जे और के लिखना नहीं है क्योंकि के से पहले आने वाले सभी व्यंजन लिखने हैं। तो करली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ये हमने सूचीबद्ध कर दिया उन सभी अवयवों को जो के से पहले आते हैं, उन सभी व्यंजनों को जो के से पहले आते हैं। अवयवों को, सदस्यों को सूचीबद्ध में रूप में लिखने का मतलब यही होता है कि समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। अब एक्सरसाइज 1.1 के आखिरी छठे क्वेश्चन में कहता है बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। अब दाईं ओर जो लिखे हैं समुच्चय निर्माण रूप में लिखे हैं, तो हम पहले दाईं ओर लिखे हुए समुच्चय निर्माण में लिखे हुए जो समुच्चय हैं उन्हीं को पढ़ेंगे। सभी x का समुच्चय जहाँ x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। पहली बात तो वो संख्या अभाज्य होनी चाहिए, तो अभाज्य संख्याएं 2 से शुरू होती हैं। अगर हम इसे सूचीबद्ध रूप में लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे, हमें पता है सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 होती है और 2 6 की भाजक भी है, इसलिए 2 आएगा। और 3 संख्या अभाज्य भी होती है और 3 6 की भाजक भी है, तो 3 भी आएगा। अब 3 के बाद तो खुद 6 आएगा जो 6 का भाजक है, लेकिन 6 तो अभाज्य संख्या नहीं है, वो तो भाज्य संख्या है, इसलिए 2 और 3 यही 2 सदस्य ऐसे मिले जो अभाज्य भी हैं और जो 6 के भाजक भी हैं। और बाईं तरफ रोस्टर रूप में जो लिखा हुआ है 2 और 3 वो सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है, तो हम ए और सेकंड पार्ट इनको मैच करेंगे, आपस में इन्हें मिलाएंगे। दाईं तरफ बी पार्ट को समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है सभी x का समुच्चय जहाँ x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। एक बात तो यह है वो 10 से कम होनी चाहिए संख्या, और दूसरी बात यह है कि विषम प्राकृत संख्या होनी चाहिए। अब प्राकृत संख्याएं तो सारी पॉजिटिव होती हैं। अगर हम इसको सारणीबद्ध रूप में लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे करली ब्रैकेट ओपन करके विषम प्राकृत संख्याओं में सबसे पहली संख्या 1 मिलेगी, फिर 3, 5, 7 और 9। 10 से कम लिखनी थी तो 9 तक हमने विषम प्राकृत संख्याएं लिख दी और करली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। और बाईं तरफ ये फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है, तो फोर्थ पार्ट को हम बी से कनेक्ट कर देंगे। अब छठे सवाल में दाईं तरफ सी पार्ट में लिखा है समुच्चय निर्माण रूप में सभी x का समुच्चय जहाँ x एक प्राकृत संख्या है जो 6 की भाजक है। अब हमें प्राकृत संख्याएं लिखनी है। हमें मालूम है प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, तो जब इसको हम सारणीबद्ध रूप में लिखेंगे तो हमारे पास करली ब्रैकेट ओपन करते ही पहला नंबर 1 आएगा, क्योंकि 1 तो सभी संख्याओं का भाजक होता है, तो 6 का भाजक है ही। 1 के बाद प्राकृत संख्या हमारे पास 2 है और 6 की भाजक भी है, फिर 3 है जो 6 की भाजक भी है, 4 और 5 प्राकृत संख्याएं तो हैं लेकिन 6 की भाजक नहीं है, और फिर खुद 6 है जो 6 की भाजक है। तो कुल मिला के हमें 4 सदस्य मिले जो प्राकृत संख्याएं भी हैं और 6 की भाजक भी हैं। तो अब इस मंझले ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे। और बाईं तरफ ये जो रोस्टर रूप में लिखा हुआ है ये फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है, तो हम सी और फर्स्ट पार्ट को आपस में मिलान कर देंगे। डी पार्ट में लिखा है सभी x का समुच्चय जहाँ x मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। तो हमें पता है कि सारणीबद्ध रूप में सूचीबद्ध करते समय, रोस्टर रूप में लिखते समय हम किसी भी सदस्य को दोबारा नहीं लिखते, प्रत्येक सदस्य दूसरे से अलग होना चाहिए। इसलिए मैथमेटिक्स में शब्द की स्पेलिंग में जो भी लेटर रिपीट हुए हैं हमने उन्हें छोड़ दिया। एक अक्षर को एक ही बार में, एक अल्फ़ाबेट को हमने एक ही बार लिखा। तो हम देख सकते हैं कि ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि डी पार्ट को हम थर्ड पार्ट से मैच करने वाले हैं। तो डी पार्ट का मिलान हो गया हमारा थर्ड पार्ट के साथ। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये मेरी पहली वीडियो है। एड्यूनाथ चैनल पर मैं सभी चैप्टर की, सभी एक्सरसाइज की हिंदी मीडियम में वीडियोस बनाऊंगा 11th और 12th क्लास की, और मैं कोशिश करूंगा कि 9th और 10th क्लास की वीडियोस भी बनाऊं और छोटी क्लासेस की भी बनाऊंगा, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में तो मेरी हैं ही।